नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र दौरे पर हैं, विशेषकर नागपुर पहुंचे हैं वो। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी महाराष्ट्र दौरे पर नागपुर पहुंचे हैं। बाबा साहेब आम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत कई नेताओं ने स्वागत किया। पीएम मोदी का ये नागपुर दौरा कई मायनों में खास होने वाला है, क्योंकि इस दौरान पीएम मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर के.वी. हेडगेवार के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और दीक्षा भूमि में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को नमन करेंगे। पीएम मोदी की ये यात्रा गुड़ी पड़वा उत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समारोह के अवसर पर हो रही है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी अपने नागपुर दौरे पर हैं। आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार को उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की है। पीएम मोदी स्मृति मंदिर भी पहुंचे हैं। कई विकास योजनाओं का आज उद्घाटन भी करेंगे। बाबा साहेब आम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जब वह पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत और कई नेता भी मौजूद थे। उनका यह नागपुर दौरा खास है, क्योंकि आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के स्मारक पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और दीक्षा भूमि में डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करेंगे। पीएम मोदी की यात्रा गुड़ी पड़वा उत्सव के उपलक्ष्य में आरएसएस के समारोह के अवसर पर हो रही है। तो यह खबर आपको बता रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई, जहां वह महाराष्ट्र दौरे पर पहुंचे हैं और वह नागपुर में उनका आगमन हुआ है। और उनके जाने के यदि कारण निकाले जाए तो दो अहम कारण निकलकर सामने आ रहे हैं। एक तो आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार की श्रद्धांजलि उन्होंने उनके लिए अर्पित की है, और दूसरी बात है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के स्मारक पर भी उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। और ऐसे में पीएम मोदी की यात्रा को एक और कड़ी से जोड़ के देखा जा रहा है कि गुड़ी पर्व का जो अवसर है, उस अवसर पर आरएसएस के समारोह के तौर पर भी यह अवसर काफ़ी खास है, और इसलिए भी प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता सरबजीत सोनी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी सरबजीत, प्रधानमंत्री मोदी का महाराष्ट्र, खासकर नागपुर का यह दौरा क्यों खास है? प्रधानमंत्री के जाने का क्या वहां पर विशेष कारण है, और इस दौरे में क्या क्या अपडेट अभी तक आपके पास है उनसे रिलेटेड? जिस तरह से महाराष्ट्र के दौरा है, जिसमें नागपुर पहुंच चुके हैं। 8:40 पे ही पीएम वहां पे पहुंचे थे। जिसके बाद जो तय कार्यक्रम है उसमें वहां पे क्या उन्होंने 10 बजे का जो कार्यक्रम है वो माधव नेत्रालय का जो वहां पे ओपनिंग किया जाएगा उनके हाथों से, जिसमें 250 से अधिक जो है पैटिस हैं। और उसका ओपनिंग के बाद 12:30 बजे का जो टाइमिंग है वो वहां पर नागपुर के 16 डिफेंस जो है वहां पे ओपनिंग किया जाएगा। तो कई इसमें योजनाएं का लाभार्थी जो है वहाँ पे ओपनिंग पीएम के हाथों किया जाएगा, जिसको देखते हुए ऐसा बताया जा रहा है कि 5 घंटे का जो समय है वो नागपुर में पूरी तरह से बिताया जाएगा, जिसमें कई योजनाएं का शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे, जिसमें 4000 से अधिक पुलिसकर्मी हैं और 150 से अधिक जो है वो सीनियर ऑफिसर हैं, वो इसमें तैनात किए गए हैं। और आरएसएफ के जो फोर्स हैं वो भी तैनात किए गए। सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं, ऐसा बताया, जिसमें पीएम मोदी का कहीं न कहीं सौगात जो है नागपुर को मिलने वाला है। कई ऐसी योजनाओं का जो है शिलान्यास पीएम के हाथों होने वाला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरबजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। इस बीच अगली बड़ी खबर पूर्व जस्टिस निर्मला यादव से जुड़ी हुई, जहां पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की पूर्व जज जस्टिस निर्मला यादव को 17 साल पुराने भ्रष्टाचार के मामले में बरी कर दिया गया है। चंडीगढ़ की एक विशेष सीबीआई अदालत ने सेवानिवृत्त जस्टिस यादव और 3 अन्य आरोपियों रविंदर सिंह भसीन, राजीव गुप्ता और निर्मल सिंह को 2008 के जज के दरवाजे पर नकदी मामले में बरी कर दिया। सालों तक चली सुनवाई के दौरान एक अन्य आरोपी संजीव बंसल की मौत हो गई थी। विशेष सीबीआई अदालत की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जस्टिस अलका मलिक ने यह आदेश सुनाया है। इसके साथ ही अभी आपको बताएं कि बहुत लंबे अरसे तक यह सुनवाई चली है, और सेवानिवृत्त जज निर्मला यादव का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता विशाल ने कहा कि ये झूठी कहानी बनाई गई थी कि रिश्वत के रूप में पैसा भेजा गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, और आज कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया। दरअसल ये मामला अगस्त 2008 में तब सुर्खियों में आया था, जब जज निर्मलजीत कौर के आवास पर 15 लाख रुपए की नकदी से भरा एक पैकेट पहुंचाया गया था।
आरोप लगाया गया था कि वास्तव में यह कैश पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की उस समय की जज जस्टिस निर्मल यादव के आवास पर पहुंचाई जानी थी। तो यह खबर जस्टिस निर्मल यादव से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां उन्हें आखिरकार इतने लंबे इंतजार के बाद क्लीन चिट दे दी गई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता संजीव खन्ना भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। खन्ना साहब, ये जो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस भी रही हैं और ऐसे में एक बहुत लंबे अरसे तक यह केस चला है, बहुत लोग जो इस केस से अभी तक अनभिज्ञ हैं, इनके बारे में नहीं जानते हैं, उनको इस केस के बारे में बता दीजिए। आखिर ये कौन थी और अब आखिरकार क्या फैसला आया है? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूँगा कुणाल, ये 2008 का मामला है, जब ये जज निर्मला यादव पर ये आरोप लगे थे कि रिश्वत मांगी गई है। 15 लाख रुपए का एक पैकेट इनके घर के पास गेट से बरामद भी किया गया था। हालांकि उस समय भी निर्मला यादव ने कहा था कि इससे इनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन न्याय जो मिलने में उनको 17 साल लग गए। इसे ये समझा जा सकता है कि जब एक जज रहते हुए जो जिन पे आरोप लगे उनको 17 साल न्याय मिलने में लगे हैं, तो आम आदमी का क्या होगा। वहीं अगर ये इस तरह के आरोप नहीं लगते तो कहीं ना कहीं ये जो निर्मला यादव है या सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस तक बन सकती थी। इसका इनको काफी ज्यादा मलाल रहा है और कहीं ना कहीं ये दर्शा भी रहा है कि जो आरोप लगाए जाते हैं उसकी पूरी तरह से जांच होने के बाद ही इस तरह के केस में कोई कार्रवाई होनी चाहिए। जी, ठीक कह रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। और इस बीच एक और अगली बड़ी खबर जिसके बारे में आपको बता दें, जहां 27 साल पुराने बिटुमेन परिवहन घोटाले में बिहार के पूर्व मंत्री मोहम्मद इलियास हुसैन और 4 अन्य को सीबीआई की एक कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अधिकारियों ने बताया कि कोर्ट ने पूर्व मंत्री, उनके तत्कालीन सचिव शहाबुद्दीन बेग और 3 अन्य पवन कुमार अग्रवाल, अशोक कुमार अग्रवाल और विनय कुमार सिन्हा को 3 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई और हर एक पर 32 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार के पूर्व मंत्री समेत कुल 5 लोग दोषी करार दिए गए हैं। बिटुमेन परिवहन घोटाला का यह मामला था और सीबीआई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, जिसमें बिहार के पूर्व मंत्री मोहम्मद इलियास हुसैन दोषी करार दिए गए हैं। पूर्व मंत्री के साथ 4 अन्य भी दोषी करार दिए गए हैं। इन लोगों में पूर्व मंत्री शामिल हैं, उनके तत्कालीन सचिव शहाबुद्दीन बेग भी शामिल हैं और 3 अन्य पवन कुमार अग्रवाल, अशोक कुमार अग्रवाल और विनय कुमार सिन्हा भी शामिल हैं। इन तीनों को 3 साल सश्रम कारावास की भी सज़ा सुनाई गई है और इन सभी पर जो भी आरोपी हैं और जिनके ऊपर अब दोष साबित हो गया है, उनको 32 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। और इस बीच अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे की महारैली गुड़ी पड़वा यानी चैत्र नवरात्रि के पहले दिन आज मुंबई के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में होनी जा रही है। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एमएनएस चीफ राज ठाकरे की एक महारैली होने वाली है। यह रैली शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक होगी और ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में इसका लोकेशन होगा। इस दौरान राज ठाकरे क्या बोलते हैं यह देखना काफ़ी अहम होगा। मनसे प्रमुख राज ठाकरे हर साल गुड़ी पड़वा के अवसर पर मुंबई के शिवाजी पार्क में एक रैली का आयोजन वह करते हैं और इस परंपरा को वो लगातार 19 साल से निभाते आ रहे हैं। आज एक बार फिर यह रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें राज ठाकरे पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता सर्वजीत सोनी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इस खबर पर उनसे बातचीत करेंगे। सर्वजीत, एमएनएस चीफ राज ठाकरे, उनकी यह रैली कोई नई नहीं है, हर बार
कमोवेश वो यह रैली करते ही हैं, लेकिन इस बार भी क्या कुछ खास बात निकल कर सामने आ सकती है, या अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को और उनके मन में जोश भरने के लिए भी यह रैली इस्तेमाल की जाएगी? इस रैली के बारे में क्या अपडेट है अभी तक? जिस तरह से राज ठाकरे अब रैली निकालने वाले हैं, रैलियों में बताया जा रहा है कि जिस तरह से गुड़ी पड़वा के दिन ये रैली निकाली जाती है, लेकिन ये रैली में बीएमसी चुनाव का मुद्दा बनाया जा सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि राज ठाकरे अपने स्पीच में किस टॉपिक पर वो करते हैं, ये सबकी निगाहें जुड़ी हुई हैं, लेकिन हर बार की तरह जो अलग अलग टॉपिक पर जो चर्चाएं करते थे, लेकिन इस बार बीएमसी आगामी चुनाव और अपने कार्यकर्ताओं का एकत्र करना और इस रैली पर और क्या क्या संबोधित करते हैं, इस पर सबकी निगाहें होंगी। हालांकि सुरक्षा को देखते हुए शिवाजी पार्क के कई ऐसे रूट को डाइवर्ट भी कर दिया गया है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। जी ठीक है, शुक्रिया सर्बजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो ईद से ठीक पहले राज ठाकरे की यह रैली है और ख़ास तौर पर गुड़ी पड़वा के अवसर पर यह रैली होने वाली है। हालांकि वह यह रैली हर साल करते हैं, 19 सालों से यह सिलसिला लगातार जारी है, बरकरार है। अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए भी वह यह रैली करते आए हैं और इस बार भी ऐतिहासिक शिवाजी मैदान में शाम 5 बजे से रात्रि के 10 बजे तक यह रैली या यूँ कहे महारैली होनी है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी एक और खबर आपको बता दें, जहां योगी आदित्यनाथ माटी कला बोर्ड और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने पारंपरिक कारीगरों को प्रोत्साहन देने के लिए एक और उनके निर्देश में यह कदम बढ़ाया गया है। योगी सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की पारंपरिक कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए कदम है। राजधानी लखनऊ के गांधी भवन ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय माटी कला और ग्रामोद्योग पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि और प्रदेश के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री राकेश सचान ने किया। समारोह में उत्कृष्ट शिल्पकारों और उद्यमियों को सम्मानित करते हुए माटी कला और ग्रामोद्योग के क्षेत्र में उनके योगदान को सराहा गया। इस अवसर पर मंत्री राकेश सचान ने अपने संबोधन में कहा कि योगी सरकार माटी कला और खादी उद्योग को बढ़ावा देकर पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य सुधार और रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने पॉलीथीन के विकल्प के रूप में माटी कला उत्पाद जैसे कुल्हड़, गिलास, थाली और बोतल के उपयोग को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि माटी कला हमें अपनी मिट्टी से जोड़ती है और राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करती है। राज्यसभा में मेवाड़ के राजा राणा सांगा को गद्दार कहने वाले राज्यसभा समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन को लेकर अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह ने कहा है कि यह मुगलों की नाजायज़ औलाद है। ऐसे लोग अपने आप को आप नहीं कहते, मुगलों को अपना बाप कहते हैं। ये देशद्रोही हैं, इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। अखिलेश सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, वो विदेश में पढ़े हैं, उनको यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में नहीं पता। इस बार उनका एक भी ठाकुर नहीं जीतेगा। मंत्री रघुराज सिंह ने कहा कि देखिए, ये मुगलों की नाजायज़ औलाद है जो ठाकुरों और रणबांकुरों के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं, इसलिए इनका पूरा इतिहास आप पूछ लोगे तो मैं उनको नाजायज़ औलाद कहूँगा। बीते दिनों समाजवादी पार्टी के सांसद के घर पर करनी सेना के द्वारा की गई तोड़फोड़ के विरोध में सपा के कार्यकर्ताओं का विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी के चलते आज लखनऊ में जिलाधिकारी कार्यालय पर सपा अम्बेडकर वाहिनी ने प्रदर्शन किया।
दरअसल सपा सांसद रामजीलाल सुमन के आवास पर पथराव को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर सपा सांसद रामजीलाल सुमन की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान जिलाधिकारी लखनऊ को एक ज्ञापन भी सौंपा है। प्रतापगढ़ में एक दलित बिटिया के मौत के मामले पर कोहराम समझ गया है। हंगामा ऐसा बरपा है कि पुलिस अधिकारियों के भी हाथ पांव फूल गए हैं। कई थानों की पुलिस और पीएसी को तैनात किया गया है। गुस्साए लोग पुलिस पर पत्थर फेंकते, ईंट फेंकते तो अपने बचाव में पुलिस लाठी चलाती नजर आ रही है। काफ़ी देर तक प्रतापगढ़ के रानीगंज इलाके में ये तांडव होता रहा। दरअसल कोमल सरोज नाम की एक लड़की मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक और हॉस्पिटल में जॉब करती थी, जिसका नाम मां मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक और हॉस्पिटल बताया जा रहा है। उसकी नाइट ड्यूटी चल रही थी कि उसकी मां के मुताबिक वो रोज़ की तरह काम पर गई, लेकिन रात 11 बजे तक अस्पताल से उसकी कोई खबर नहीं आई और रात 11 बजे अस्पताल में उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी का रेप और उसके बाद उसकी हत्या की गई है। अब वो इंसाफ मांग रहे हैं। आरोप है कि पुलिस ने मामला दर्ज करने में हीला हवाली की, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। हंगामा खड़ा हो गया। लोगों को हटाने के लिए पुलिस पहुंची तो पुलिस टीम पर भी हमला किया गया। पथराव हुआ जिसमें कई पुलिस वाले घायल हुए। सीओ का भी सिर फूट गया है। पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया है, जिसमें कई स्थानीय लोग चोटिल भी हुए हैं। सोनभद्र में नशे में धुत लोग स्कूल जाती लड़कियों के ऊपर फप्तियां कसते हुए नजर आते हैं, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं और प्रशासन यह सब देखकर भी चुप है। यही वजह है कि सोनभद्र में महिला कांग्रेस अब सड़कों पर उतर आई है। आबकारी विभाग के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया और साफ चेतावनी दी गई कि अगर विद्यालय के पास से शराब की दुकान नहीं हटाई गई तो बड़ा आंदोलन होगा। सोनभद्र में विद्यालय के पास शराब की दुकान को लेकर विवाद गरमा गया है। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि शराब के नशे में लोग आए दिन स्कूल जाती बच्चियों और महिलाओं को परेशान करते हैं। महिलाएं कह रही है कि प्रशासन इस गंभीर मुद्दे पर चुप बैठा है, जबकि समाज में डर का माहौल है। विद्यालय के पास शराब की दुकान नहीं चलेगी। हमारी बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। अगर प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो और बड़ा आंदोलन होगा। विभाग से पहले भी एप्लीकेशन और चिट्ठी, तमाम चिट्ठियाँ लिख के भेजी गई थी। पिछली बार जब नेता हुआ था उस समय ही प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, आबकारी विभाग, डीएम, एसपी सारे लोगों को पत्र द्वारा सूचना दी गई थी कि जहाँ पे ठेका है, जहाँ पे दुकान है, वो दुकान घनी बस्ती और 2-3 विद्यालय उसके एवज में आते हैं। उस दुकान से जो विद्यालय में पढ़ने वाली बच्चियां हैं उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहाँ जो शराब पीते हैं व्यक्ति लड़कियों के साथ कमेंटबाजी करते हैं और घनी बस्तियां होने के वजह से वो शराब पी के अन्य घरों में घुसने की कोशिश करते हैं। उससे महिलाएं काफ़ी परेशान हैं। हम लोगों की मांग है कि उस शराब के ठेके को वहाँ से दूर हटाया जाए ताकि आम जनमानस को परेशानियों का सामना न करे। और अब खबर जनपद चंदौली से है, जहां मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के पास कूड़ा बाजार चौकी के वार्ड नंबर 2 में शराब की दुकान खोले जाने का ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। वार्ड नंबर 2 के हनुमानपुर रावत बस्ती में महिला, बुजुर्ग, पुरुष और बच्चे लामबंद होकर सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ज़बरदस्त विरोध और आक्रोश का माहौल कायम है। जनता के हुजूम ने जेसीबी खड़ा कर सड़क पर चक्का जाम लगातार आवागमन बंद करने का आह्वान किया है। घनी बस्ती में शराब की दुकान खोले जाने के विरोध में लगातार 2 घंटे से जनता आंदोलित है। हालांकि इस दौरान किसी भी अधिकारी के मौके पर नहीं पहुंचने के कारण जनता का आक्रोश बना हुआ है। बता दें कि जन समुदाय की माने तो क्षेत्र में खुलने वाली शराब की दुकान कहीं और अलॉट की गई थी, लेकिन ऊंची पहुंच वालों ने जबरन यहां इसे खोलने पर अपना मन बनाया है।
इस दौरान शाहकुटी सभासद प्रतिनिधि आदर्श जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में शराब की दुकान खोले जाने के विरोध में क्षेत्रवासियों को और उनकी ओर से पत्र भी लिखा गया था। यहां तक कि विधायक मुगल सराय और जिला आबकारी अधिकारी को भी पत्र दिया गया था। विधायक रमेश जायसवाल द्वारा जिलाधिकारी को पत्र लिखकर शराब की दुकान को उसके अलॉटमेंट स्थल पर ही खोलने की बात की गई थी, लेकिन अधिकारियों के आश्वासन के बाद भी कोई अमल इस पर नहीं हुआ। लोगों ने बताया कि घनी आबादी वाले इलाके में शराब की दुकान खोले जाने से माहौल ख़राब होगा और समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मामला ये है कि यहाँ जबरदस्ती शराब की दुकान खुल रही है, उसके खिलाफ हम लोग मोहल्ले के महिलाएं, बच्चों और पुरुषों के साथ हम लोग धरना प्रदर्शन विगत दिनों हम लोग मोहल्ले के लोगों को लेकर, सम्मानित नागरिक रावत बस्ती के लोगों को लेकर कोतवाली महोदय को, कोतवाल को ज्ञापन दिया गया। फिर उसके बाद माननीय विधायक जी को भी दिया गया ज्ञापन। फिर उसके बाद हम लोग विधायक जी कहे कि डीएम कार्यालय जाइए, डीएम कार्यालय हम लोग डीएम साहब को दिया गया, कप्तान साहब को दिया गया। फिर कुछ दिन बाद सीओ साहब, कोतवाल साहब आए मौके पर, कहने लगे कि यहाँ तो दुकान नहीं खुलना चाहिए, खाली आश्वासन पे आश्वासन। आप लोगों को मीडिया के माध्यम में बताना चाहता हूँ, 50 मीटर की दूरी पर यहाँ मंदिर है, उसके 10 कदम पर इमाम चौक है, इधर मंदिर है, यह सामने हॉस्पिटल दिखा रहा है, कोचिंग दिखा रहा है, यह सामने मीनारा मस्जिद है, उस पट्टी मुस्लिम बस्ती है। अगर खुल जा रहा है किसी कारण दबाव में, गुंडागर्दी के बदौलत, पुलिस के बल पे खुल जा रहा है बाई चांस। मेरी मांग ये है कि यहाँ पे दारू का ठेका नहीं खुलनी चाहिए। रावत बस्ती में जहाँ का वो है दुकान खुलने का आदेश है सरकार का, वहाँ खुलना चाहिए, रावत बस्ती में नहीं खुलेगा। अचानक से आप लोग इतनी संख्या में? अचानक से नहीं, हम लोग जिलाधिकारी को, वहाँ पे कोतवाल साहब को, डीएम ऑफिस, डीओ ऑफिस, सबको हम लोग सूचना दिए। सब लोग आए, आश्वासन दे, पत्र मिल जाए, सीओ साहब भी आए, यहाँ पे घूम के चले गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। काम इतना जोरों शोरों से हो रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।